अपने आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मीन्स अपने को प्रॉफिट बिजनेस से हो या प्रोफेशन से। आपको मालूम है नॉर्मली जो भी पर्सन जो बिजनेस या प्रोफेशन से इन्वॉल्व होता है उनका इनकम आने का दो सोर्स होता है, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन। तो दोनों ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है जो दोनों मीनिंग को अपने क्लियर करेंगे। ठीक, एक सबसे पहले अपने ले लेते हैं बिजनेस वर्ड को। ठीक है, बिजनेस वर्ड में क्या है वो मीनिंग अपने आते हैं। बिजनेस मतलब आपको ये बहुत कॉमन वर्ड है और नॉर्मली सभी जन इसका मीनिंग जानता है, फिर भी अपने बताते हैं, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर तीन चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो अपना क्या बन जाता है, बिजनेस। जैसे कि सपोज कोई पर्सन किसी से गुड्स परचेज करता है फिर वो उसको सेल करता है, कोई पर्सन किसी से गुड्स परचेज करता है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करता है फिर वो सेल करता है। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है, सब ये बिजनेस का पार्ट है। तो ये सब चीज़ हो गया बिजनेस। अपने पॉइंट जो नोट करने लायक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, ये तीन चीज। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आ रहा है प्रोफेशन। प्रोफेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन क्या चीज़ है, जैसे सपोज ये जो चीज़ वो है जो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड करता है, ठीक है, उसको एक्वायर्ड करने के बाद वो पर्सन हो जाता है प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल कब होता है वो, जब वो कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड करता है, जैसे सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, ठीक है, लॉयर, इन सब क्या है, प्रोफेशन हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है, प्रोफेशन। ध्यान से, तो इसमें तुम्हारे क्या क्या हो गया, चार्टर्ड, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, MBA, ये सब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर, बहुत है। आप जो दिमाग में रख सकते हो उसको रखिए, डॉक्टर, लॉयर, ये सब एक्वायर्ड हो गया। ये सब क्या हो गया, फिर वो प्रोफेशनल पर्सन हो गया। वोकेशन क्या हुआ, नेचुरल एबिलिटी टू डू सम पर्टिकुलर वर्क। कोई नेचुरल एबिलिटी उसमें वो काम करने के लिए जो उसके अंदर में ऑलरेडी है, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। सपोज कोई पेंटर है तो पेंटर का जो पेंटिंग वो बना पा रहा है वो पेंटिंग के हर आदमी बना सकता है, नहीं, क्योंकि वो नेचुरल एबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन में ही है, वो पर्टिकुलर पर्सन ही बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सिंगर, अपने यहाँ पर क्या हुआ, एक एग्जाम्पल पेंटर हो गया, दूसरा आपको सिंगर। जैसे कि मान लीजिए कोई सॉन्ग है, अगर वो अपने गाना अगर मान लीजिए किसी ऐसे ऐसे आदमी मन से सुनेंगे तो उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो अपने इंटरेस्ट कब आएगा, जब पर्टिकुलर जो सिंगर उसके यहाँ से सुनेंगे, तो वही हुआ बेनिफिट। ये हो गया प्रोफेशन, ये हो गया वोकेशन। दोनों में सही में आ गया होगा। हाँ, वोकेशन में एक चीज और आता है, हॉबी। हॉबी क्या होता है, हॉबी से इंसान अर्निंग नहीं कर सकता, बट नेचुरल एबिलिटी तो उससे पर्सन अर्न भी कर सकता है, तो ये अर्निंग में भी काम आता है, और हॉबी से इंसान अर्न नहीं कर सकता। तो अपने तीन टर्म समझ लिए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। नेक्स्ट हम लोग जो अब जानने जा रहे हैं वो ये चीज है, फॉलोइंग incomes are not taxable under this head. Following incomes are not taxable under this head. जो इनकम हम बताने जा रहे हैं वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। सबसे पहले हम लोग का आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी से कोई इनकम है वो भी टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पर नहीं आएगा बिजनेस में।
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन शॉर्ट जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से बिजनेस हेड को छोड़ के बाकी कोई भी हेड्स का इनकम यहाँ पर आके टैक्सेबल नहीं होगा। आपको दिमाग में जो रखने लायक पॉइंट है, समझ के बाद कौन जो बात बोले आप लोग को, 5 हेड्स में से खाली एक हेड जो है जो इसके अंदर का आता है वो हेड यहाँ पर टैक्सेबल है, बाकी जो भी हेड है वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। आपको जो समझने के लिए काम का दरकार है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक जनरल पॉइंट्स है जो आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो जनरल पॉइंट बताने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आप लोग प्लीज सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक टर्म आता है नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम मतलब आप क्या समझते हैं? कोई बोल पाएगा नेगेटिव इनकम मतलब क्या आपने समझते हैं? लॉस। नेगेटिव इनकम मीन्स लॉस। अपने बिजनेस में जो लॉस होता है ना उसको अपने नेगेटिव इनकम बोलते हैं टैक्स के लैंग्वेज में। इनकम नहीं बोल के नेगेटिव इनकम, ठीक है। इनकम होता है उसको पॉजिटिव हो जाता है वो, और उसका अगेंस्ट हो गया तो मतलब वो नेगेटिव इनकम हो गया। तो अपने नेगेटिव इनकम को यहाँ पर क्लियर, माने इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, पहला पॉइंट। अब हम लोग आ गए नॉशनल प्रॉफिट। कोई भी इंसान अपने आप से इनकम अर्न नहीं कर सकता। इनकम टैक्स को कैसे बेवकूफ बनाने का इंसान कोशिश करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अपने आप को यहाँ दिखा दिया टू रेंट। ये रेंट और गोडाउन किसका? खुद का। तो अपने गोडाउन का अपने आप को वो रेंट दे रहा है। तो इनकम टैक्स को बेवकूफ बना रहा है। इससे क्या हो, उसका इनकम कम हो और टैक्स कम देना पड़े। बट इनकम टैक्स ये देखिएगा गोडाउन है किसका। पता चल गया गोडाउन आपका है तो इस एक्सपेंस को वो काट देगा, कैंसिल कर देगा, बोलेगा आप अपना इनकम बढ़ाइए। आप अपने आप को रेंट नहीं दे सकते। दूसरा और कोशिश इंसान क्या करता है, एक तो ये कोशिश है अपने आप को रेंट देना, दूसरा कोशिश अपने आप को इंटरेस्ट भी देता है कई जगह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माने आपका अपना कैपिटल है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे, उस कैपिटल पर आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर आप दिखा दिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ शो कर दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से वही सेम चीज फिर से आपका इनकम कम होगा, फिर से इनकम टैक्स आपको वही बोलेगा प्लीज हटाइए, अपने को फिर से इसको हटाना पड़ेगा, फिर से अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो कभी भी कोई भी इंसान अपने आप को इनकम नहीं दे सकता, ठीक है। अपना बिजनेस में एक्सपेंस शो करे, उसका पर्सनली वो इनकम हो वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि साफ साफ पता चला आप इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है एंटीसिपेटेड लॉसेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या हुआ, एंटीसिपेटेड लॉसेस। एंटीसिपेटेड लॉसेस क्या हुआ, प्री एज्यूम लॉस। प्री एज्यूम लॉस मतलब हम पहले से एज्यूम कर लिए ये लॉस हमको होगा, ये लॉस हमको होगा, जिसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। प्री एज्यूम लॉस का एक बेस्ट एग्जांपल है जो अपने लोग काफ़ी दिन से अपने पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को याद तो होगा बट आप लोग के मुंह में नहीं आ रहा होगा, हमें बता दें। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नॉट बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट तो एक्चुअल लॉस है और प्रोविजन क्या है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना पैसा डूबने का। इसीलिए जो अपने पीवीडी याद होगा अपने अकाउंट्स में, यहाँ पर 2 पीवीडी शो करते हैं। तो फिर इनकम टैक्स फिर बेवकूफ बनाना चालू, हटाइए, कोई मतलब नहीं इसको। तो जो एंटीसिपेटेड लॉस हम शो कर चुके हैं इनकम टैक्स उसको भी कैंसिल करवाएगा, बोले हटाइए, आप अपना एक्चुअल इनकम दिखाइए। सर हमको एक्चुअल इनकम, हमको ये सब जो भी आप लोग मैनिपुलेशन कर रहे हो वो सब हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोग प्लीज हमको अपना एक्चुअल इनकम दिखाइए। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, प्लीज आप लोग हमको एक्चुअल इनकम दिखाइए। नेक्स्ट, लीगलिटी ऑफ बिजनेस। लीगलिटी ऑफ बिजनेस मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों को सबको मालूम है बिजनेस 2 टाइप का होता है, एक होता है लीगल, दूसरा होता है इलीगल। लीगल बिजनेस तो आपको मालूम है उस पर तो टैक्स देना ही है। इनकम टैक्स इलीगल बिजनेस का भी उसको पता चल जाता है, उसका आपका इनकम जो मिलेगा उसका भी टैक्स ले लेगा।
हाँ, इनलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा, बट इनकम टैक्स बोलेगा तो इनकम टैक्स अपने पॉइंट बोलता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल बिजनेस और इनलीगल बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन लोग के पॉइंट में से कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपका रहेगा वो पूरा पूरा टैक्स ले लेगा वो लोग। तो हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस किए थे और 1-2 पॉइंट है। जो भी अपने एक्सपेंस करेंगे मस्ट बी रिलेटेड विथ हिज बिजनेस। एक्सपेंसेस मस्ट बी रिलेटेड विथ बिजनेस। नेक्स्ट, अगर आपने कोई एक्सपेंस नॉन एसेसेबल बिजनेस के लिए कर दिए, किसके लिए कर दिए? नॉन एसेसेबल बिजनेस। एसेसेबल मतलब जिसका असेसमेंट होता है उस पर टैक्स लगता है। एसेसेबल मींस जिसका असेसमेंट हो सकता है इस इनकम का, उस पर टैक्स लगता है। नॉन एसेसेबल मींस एग्रीकल्चर इनकम का कोई अपने आप पर इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं है, तो उसको बोला गया नॉन एसेसेबल। अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्रीकल्चर एक्सपेंस को शो कर देंगे तो वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आना चाहिए आपके एसेसेबल बिजनेस का। तो मैं जो आपका बिजनेस है उसका एक्सपेंस आना चाहिए। कोई भी नॉन एसेसेबल बिजनेस का एक्सपेंस आ रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, तो इनकम टैक्स हटा देगा। एक्सपेंसेस मस्ट बी फॉर एसेसेबल बिजनेस, नॉन एसेसेबल का कोई भी एक्सपेंस नहीं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर 2 टाइप होता है, आप लोगों को सबको मालूम है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which we incur today and which will get the benefit more than one accounting year. Which will incur today and you will get the benefit for more than one accounting year. Means इसका हम एक बार खर्चा करते हैं, हमको बेनिफिट उसका कई सालों तक मिलता है, तो वो हम लोग हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, मान लीजिए आप कोई फ्लैट खरीदे रहने के लिए, वो फ्लैट आप हर बार खरीदेंगे नहीं, एक बार खरीद लिए तो वो आपका कैपिटल हो गया, वो लाइफ टाइम आपके संग रहेगा। कोई एसेट्स को ले लो, मान लो मशीन है या एसी है, तो वो सब क्या आपका एक बार खर्चा करते हैं वो आपके कई सालों तक चलता है, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जिसको आज हम किए, आज ही बेनिफिट है, काम खत्म। जैसे हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो उसका सैलरी जो दे रहे हैं हम आज का दे रहे हैं तो आज ही का है, वो इस महीने का, नेक्स्ट मंथ कोई का नहीं काम का, फिर से हमको देना पड़ेगा। तो अपने को जो एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। कैपिटल एक्सपेंस का कभी डिडक्शन नहीं मिलता, इसका हमको मिलता है डेप्रिसिएशन। क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन, जो हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करें। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, अपने मान लीजिए कोई भी अपने एसेट्स का रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, नॉर्मल रिपेयर करते हैं, वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग करते हैं, ऑफिस बिल्डिंग या गोडाउन का, वो सब सारा एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलता है। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टिबल, सारा एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो सारा का सारा एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिलता है। ये हो गया रिपेयर्स वाले की बात, ठीक है। मान लीजिए कोई आप रेंटेड प्लेस पर हैं तो उस रेंट का भी आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन इन फुल, जितना आप एक्सपेंस किए पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा, कोई भी कम नहीं, जितना आप डिडक्शन किए उसका पूरा पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक। ये 2 पॉइंट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट चल रहे हैं वो बहुत ही वाइटल है, डेप्रिसिएशन। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है बहुत ही वाइटल है, डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 एग्जाम में सेक्शन तभी लिखिए जब 100% कॉन्फिडेंट हो। आपको 0.1% भी एरर लगे ना, आप प्लीज सेक्शन मत लिखिएगा, अवॉइड करिएगा सेक्शन लिखना। आप सेक्शन तभी लिखिए जब 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपको लगता है एकदम राइट है हमारा, तभी लिखिए, जो सेक्शन आप अवॉइड करिएगा। तो सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन। इसमें सबसे वाइटल जो बात आपको बताने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग इज टोटली डिफरेंट।
एकदम टोटली डिफरेंट है। मीन्स अपने बोल सकते ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि कोई भी आप प्लीज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो अलग है। अब जो आईटी से जो आप सीखने जाएंगे वो अलग है। जब आईटी से अपने सीखने जाएंगे आप लोग प्लीज़ उसको कंपेयर मत करिएगा जो आप पहले सीखे थे अकाउंटिंग सिस्टम से, वो अलग था, ये अलग है। इसमें डेप्रिसिएशन अपने जो करना है आप ध्यान दीजिएगा। एसेट्स आप लोगों को मालूम हो दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, अपना क्या क्या कंडीशन है डेप्रिसिएशन क्लेम करने का। सबसे पहले है एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय ऑनर, मतलब जिस एसेट्स का आप डेप्रिसिएशन शो करना चाहेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एसेट्स आपके नाम पे होना चाहिए, तभी उसका डेप्रिसिएशन आप शो कर सकते हैं। एसेट्स मस्ट बी ओन्ड होना चाहिए, एसेट्स मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, वो एसेट्स आपके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर में यूज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर यूज मतलब समझ गए होंगे आप लोग, 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक में यूज होना चाहिए। और डेप्रिसिएशन जैसे कि आपको बताए, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल, दोनों एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो अपने को डेप्रिसिएशन का वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन के पीछे कुछ एक और लॉजिक है। एक टर्म है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अपने सभी हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो अपने सभी जन एक वर्ड सुने होंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनका जो अपने सीखेंगे डेफिनेशन थोड़ी देर बाद, उसमें समझेंगे HUF का थोड़ा सा मीनिंग ये भी फॉलो किया है कि कंपटीशन के लिए, वो कैसे क्या वो थोड़ा देर बाद अपने को, मगर आपको बता दें ये भी HUF को फॉलो किया है लोग। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कब वो सेम ब्लॉक में फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है सेम नेचर होना चाहिए, एसेट्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, एसेट्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, डिफरेंट नेचर का एसेट्स नहीं होना चाहिए, सेम नेचर का एसेट्स होना चाहिए। सेकंड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम, मीन्स ब्लॉक में फॉल होने के लिए क्या जरूरी है, नेचर सेम और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम, दोनों सेम होगा तो एसेट्स सेम ब्लॉक में फॉल करेगा। सेम ब्लॉक में कैसे अपने लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा मेरा एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है ए, एक बिल्डिंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। आप सेकेंड बिल्डिंग और परचेज कर लिए जिसको नाम दे दिए बी, उसका रेट है 15%, उसका रेट है 15। फिर आप परचेज किए मशीन, उसका रेट है डेप्रिसिएशन 15%। फिर आप परचेज किए AC, उसका भी रेट है 15%। फिर आप परचेज कर लिए कॉपीराइट, उसका रेट है 25%। अब आपको समझना ये है कि इसमें से ब्लॉक कितना होगा, ब्लॉक कितना होगा। तो सुनिए, ब्लॉक को फॉलो करने के लिए हमको क्या ध्यान देना है, नेचर और रेट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों बिल्डिंग है बट रेट दोनों अलग अलग है, तो
तो ये दोनों अलग अलग ब्लॉक होगा, सेम ब्लॉक में नहीं होगा। तो ब्लॉक आपने बात करें 1 में जाएगा कौन, बिल्डिंग ए 10% वाला, ब्लॉक 2 में बिल्डिंग बी 15% वाला। दोनों का नेचर सेम है बट रेट अलग है। ब्लॉक 3 में मशीन 15%, एसी 15%, दोनों का रेट सेम है, नेचर सेम है क्या अलग अलग है? नेचर भी सेम है, बिकॉज क्योंकि दोनों ही मशीन है, एसी भी एक मशीन है और मशीन तो मशीन है ही, तो ये दोनों एक ही ब्लॉक में चल जाएगा, एसी एंड मशीन दोनों 15% एक ब्लॉक में चला जाएगा। और ब्लॉक 4 में ये तीनों एसेट्स जो आपका है टेंजिबल है, और ये 4th नंबर जो एसेट्स है वो आपका इंटेंजिबल है, ये आपका इंटेंजिबल है। कॉपीराइट जो है 25% ये हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था हम लोग का ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। आ जाते हैं आप लोग को, देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट दिख रहा होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट आपको दिख रहा होगा, उसमें डेप्रिसिएशन रेट चार्ट है। उसमें आप लोग देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल का दोनों का अलग अलग रेट्स दिया हुआ है। इनटेंजिबल तो एक बहुत ही सही चीज़ है जो अपना एक ही रेट लेके बैठा हुआ है, 25% है, उसका कोई भी नहीं है। बाकी एसेट्स का सबका ब्लॉक करके अलग अलग दिया हुआ है। बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिख रहा है ना, अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस 5%, सबका अलग अलग ऐसे रेट है। इन रेट्स को आपको क्या करना है, थोड़ा याद करना पड़ेगा रेट्स को, ठीक है? नहीं याद करेंगे तो तकलीफ होगा, तकलीफ समझ के तो एग्ज़ाम में समझ करने में तकलीफ होगा, वही तकलीफ का बात कर रहे हैं, ठीक है? और याद कर लेंगे तो बढ़िया है, ठीक। और हाँ, कई जन जो याद नहीं करते हैं उनका पॉकेट का दम रहता है, वो पॉकेट के दम के ऊपर काम करके निकल जाते हैं, रेट जो याद नहीं करते, वो बात अलग है। तो अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, ठीक है, हम तो बोलेंगे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे करना है वो आइए आपको बता दें, आइए ध्यान दीजिए। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। जैसे कि हम बोले थे आप 100% कॉन्फिडेंट हो तभी सेक्शन लिखिएगा, 0.1% का भी एरर लगे तो आप सेक्शन मत लिखिएगा। एक कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम डिटेल्स और थर्ड कॉलम अमाउंट। सबसे पहले WDV एज ऑन 1/4/19 का जो रहेगा वो ले लेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो अपने परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स 1/4/19 से लेकर till 31 मार्च 20 तक में जो भी परचेज किए वो यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे। फिर लेस करेंगे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल भी जो इस पीरियड के अंदर में हम जो किए हैं उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने तो कुछ अमाउंट बचेगा, ठीक। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, अकाउंट्स में शायद आपको थोड़ा सा हिंट्स दें, वैल्यू रहता था, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फिर सेल वैल्यू माइनस करते। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी वजह कोई कंपेयर मत करिएगा। आपको हम जस्ट एक बार टच करा रहे थे, अब वो सब कॉन्सेप्ट भूल जाइए। ओपनिंग वैल्यू ऐड परचेज लेस सेल्स, फिर आपका जो वैल्यू है उससे लेस हम डेप्रिसिएशन करेंगे। लेस हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन लेस करके ये जो अमाउंट आया है ये हम लोग का हो जाता है फाइनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन्स WDV
एज ऑन 31 मार्च 20 का वैल्यू हो गया आपका। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन, करने से पहले वैल्यू। हाँ, इसमें कुछ एक चीज़ समझना है अपने को, वो आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा बात क्या है। सपोज ये वैल्यू हमारा 2 लाख है, हम परचेज किए हैं एक एसेट्स 10,000 का, हम सेल कर दिए हैं 2,30,000 में। जो 2 लाख का था 10,000 में परचेज किए, लेस कर दे सेल वैल्यू 2,30,000 माइनस करके हम लोग का वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है वो 20,000। ये जो नेगेटिव वैल्यू आता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो नेगेटिव वैल्यू आता है, नेगेटिव वाले को नाम दिया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेगेटिव वैल्यू को, आई रिपीट नेगेटिव को, हो सके इसमें हम एक ही एसेट्स को बेचे हैं, इसके अंदर 2 एसेट्स हो सकता है, 2 एसेट्स का हम एक खरीदे हैं वो हो गया 3, उसमें हम बेचे सिर्फ एक को हैं, बाकी और एसेट्स बच रहा है। ब्लॉक अपना नेगेटिव हो चुका, अगर ब्लॉक नेगेटिव हो जा रहा है तो उसको मिलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भले ही उस ब्लॉक में और एसेट्स भी हो तो कोई मतलब नहीं है, आप वो जो ब्लॉक नेगेटिव हो चुका है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट देखिएगा, वो एग्जांपल ले रहे हैं 2,10,000 परचेज किए, अब किया ना सब एसेट्स बेच रहे हैं 1,90,000 में, 1,90,000 और ब्लॉक में अपना एसेट्स नहीं है, तो ब्लॉक में एसेट्स नहीं है तो ये पॉजिटिव वैल्यू बचा है, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मीन्स डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या क्या चीज़ नेसेसरी है, ब्लॉक पॉजिटिव हो और ब्लॉक में एसेट्स हो, ब्लॉक पॉजिटिव हो और ब्लॉक में एसेट्स हो। यहाँ क्या हुआ था, ब्लॉक नेगेटिव हो गया था, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, एसेट्स है बट ब्लॉक नेगेटिव। यहाँ क्या हुआ, ब्लॉक पॉजिटिव है बट एसेट्स नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन। तो नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हम लोग क्लियर कर लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब मेरे ब्लॉक में एसेट्स हो नहीं हो मतलब नहीं, बट मेरा ब्लॉक नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉस कब होगा, जब मेरा ब्लॉक पॉजिटिव है, उस ब्लॉक में एसेट्स नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उस पॉजिटिव वैल्यू को। अब हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन या कंप्यूटेशन के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि याद होगा अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में काउंट करते थे कितना मंथ, कितना डेज, 15 डेज, उस हिसाब से फिर अपने कैलकुलेट जनरली मंथ में रहता था। यहाँ पर अपने को क्या है, यहाँ पर टैक्स सिस्टम में है इफ़ एसेट्स इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, अगर वो 180 दिन से कम यूज़ हुआ है देन आपको जितना डेप्रिसिएशन होता है उसका 50% मिलेगा। और इफ़ एसेट्स इज यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज तो जितना डेप्रिसिएशन होता है पूरा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मंथ नहीं, यहाँ पर सिंपली देखना है डेज कितना, 180 डेज से ज़्यादा हो रहा है फुल डेप्रिसिएशन, 180 डेज से कम हो रहा है हाफ डेप्रिसिएशन। इसमें थोड़ा 2-3 पॉइंट है जो आपको समझना है, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जनरली स्टूडेंट्स को। एक ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल में परचेज किए, ईयर इन विच assets is put to use, जिस साल में एसेट्स को यूज करना स्टार्ट किए। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज, कितना दिन यूज किए, और एलिजिबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन, कब उसका एलिजिबल। तो देखिए आप मानिए एसेट्स को परचेज किए 1920 में, उसको
पुट टू यूज भी किया 1920 में, बट आप उसको 180 डेज से 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किए, मैंने मोर देन 180 डेज यूज़ किए, मोर देन 180 डेज यूज़ किए। तो मोर देन 180 डेज किए हैं तो आपका फुल डेप्रिसिएशन मीन्स जितना डेप्रिसिएशन होता है उसका पूरा मिलेगा, जितना उसका होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 1920 में परचेज किए हैं, 1920 में उसको पुट टू यूज़ किए हैं, बट लेस देन 180 डेज, आप 180 डेज से कम यूज़ किए हैं तो 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जितना उसका डेप्रिसिएशन होना चाहिए उसका 50%। यहाँ भी चाहो तो फुल हटा के नॉर्मल लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जितना डेप्रिसिएशन होता है वो ये हो गया, और जितना होता है उसका 50% यहाँ होगा अगर लेस देन 180 डेज यूज़ हुआ तो। और अगेन नेक्स्ट केस देखिए, 1920 में परचेज किए, आप पुट टू यूज़ कर रहे हैं उसको 2021 में, इस साल उसको किए ही नहीं, पुट टू यूज़ करें 2021 मीन्स नेक्स्ट ईयर में, और उस साल आप इसको लेस देन 180 डेज से कम यूज़ किए, तो यहाँ क्या होगा सुनिएगा। तो 1920 में नो डेप्रिसिएशन क्योंकि यूज़ ही नहीं की, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, और 2020 में जब यूज़ किए, ठीक है, तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मीन जितना नॉर्मल होता है उतना डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं 50 कि लेस देन आप यूज़ किए तो लेस देन। ये लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट, जो लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये जिस ईयर हम परचेज करते हैं सिर्फ उस ईयर के लिए, हर ईयर के लिए नहीं है, जिस ईयर में परचेज करते हैं। फिर से हम इसको एक टेबल को रिकैप दे रहे हैं शॉर्ट में। आप एसेट्स को परचेज किए 1920, उसी ईयर पुट टू यूज़ किए, और एसेट्स यूज हो रहा है मोर देन 180 डेज, तो फुल डेप्रिसिएशन अपने मिल जाए, जितना होना चाहिए उतना पूरा। परचेज की 1920, पुट करें 1920, यूज़ करें लेस देन 180 डेज, तो जितना होता है उसका 50%। और 1920 में परचेज किए, पुट टू यूज़ किए 2021 में, तो वो भी लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन हमारा 1920 में कुछ नहीं होगा, 2021 में जितना होता है उतना डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अपने इस वीडियो को अपने यहीं तक एंड कर रहे हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट हम जो वीडियो आप अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, उस वीडियो को आप देख पाएंगे और आप अपडेटेड हो पाएंगे। कभी भी आपके एजुकेशनल नीड्स को कोई भी लेके प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ हमको कमेंट कर सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।